मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है मैम। ठीक है, अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस लेसन। यस, अगेन आई एम स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको मैं पढ़ा रही थी, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये मैंने आपको एक पेपर पर ड्रॉ करके समझाया था पिछली वीडियो में। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जिसमें लाइफ होती है और ये बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से कंपोज होते हैं, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड of non-living things are called abiotic resources, rocks and minerals on the basis of exhaustibility। दो होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ है, तो ये होते हैं आपके रिसोर्सेज। मैं एक बार थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ, यहाँ रुक रही हूँ। वो जो 12 जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे। रिकॉर्डिंग दोबारा से होगी। हेलो, हाँ जी बेटा, आई एम स्टार्टिंग अगेन दिस लेसन। लेसन 1, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनमें लाइफ होती है और ये बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं, जैसे हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources। ये नॉन लिविंग थिंग से कंपोज होते हैं abiotic resources। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी होते हैं रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल से, मैकेनिकल प्रोसेस से ये रिन्यूएबल हो जाते हैं। ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिनको बनने में काफी साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि, और हम इनको रिसाइकिल भी नहीं कर पाते। जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोयला ले लो आप, कोयला एक बार जला दोगे राख बन जाएगा, वो दोबारा से हम उसको कोयला नहीं बना सकते हैं, उसको बनने में फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। किस स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? एक तो इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मीन्स मेरे पास, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास उसकी अपनी प्राइवेट कितने रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है, मेरी लैंड है, प्लांटेशंस हैं, मेरी अर्बन प्रॉपर्टी है, और पेस्चर लैंड्स भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, वेल्स भी हैं। तो ये एक मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो गई। मेरा घर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो इसको मैं क्या कहूंगी? इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जिसको कि कम्युनिटी यूज करती है, जैसे कि पार्क हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पार्क्स। तो ये इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि वो सारी कम्युनिटी के लिए हैं। पॉन्ड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक प्ले ग्राउंड्स,
इस तरह के सारे रिसोर्सेज जो आएंगे ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे। और उसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? जो देश के होते हैं हमारे, टेक्नोलॉजिकली एंड technically all the resources belong to the nation, जो हमारे अपने नेशन के से बिलोंग करते हैं, those resources are called national resources, उनको हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, within the political boundaries and oceanic area from 12 nautical miles, 12 nautical miles से आगे, from the coast termed as territorial water and resources therein with belong to the nation। यानी 12 nautical miles तक oceanic area में, जैसे मान लो हमारा जो इंडियन ओशन है, इसमें 12 nautical miles तक जो एरिया है ये हमारा नेशनल रिसोर्स है इतना। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल रिसोर्स वो होता है जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो पानी स्टार्ट हो जाएगा ओशंस में, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, वो हम उसको नेशनल रिसोर्सेज नहीं बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, इनको जो रेगुलेट करती हैं। आगे है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर क्या रिसोर्सेज हैं आपके, ये भी मैंने आपको पिछली बार एक डायग्राम से समझाया था कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व जो होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, हम उसे विलिंग यूज करने के विलिंग भी हैं, लेकिन हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन्हें यूज कर सकें। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, राजस्थान गुजरात में ये भरपूर है, लेकिन हमारे पास अभी तक ये डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर वे में। तो उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जिनकी हमारे को अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास उनकी, और हम उनको यूज करने के विलिंग भी हैं, हम उन्हें यूज भी करने के विलिंग हैं, और वी आर एबल टू यूटिलाइज देम, और हम उन्हें यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ गए। स्टॉक क्या होता है बेटा? स्टॉक वो होता है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस। स्टॉक वो होते हैं जो कि हैं तो हैं ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए। हम उसे यूज भी करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि पानी है, मान लो H2O, हम H2O मिलके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, लेकिन हम इन वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नो हाउ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है इस चीज की। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? रिजर्व्स वो होते हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटी तो होती है टेक्नोलॉजी की, लेकिन हम उसको यूज करने के लिए विलिंग नहीं है। क्यों यूज करने के लिए विलिंग नहीं है? क्योंकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए उसको बचा कर रखना चाहते हैं। जैसे कि पानी है डैम्स में, तो वो रिजर्व्स में आ जाएगा हमारा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि मैंने आपको ये समझा दिए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब है आपके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही एक टर्म आई थी इधर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी रियो डी जेनेरियो के समिट में। पहले आप ये पढ़ें, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर के लिए, नेचर की तरफ से दिया गया हमें फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली।
कहते हैं इसका नतीजा क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं इसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कहते हैं लोगों की जो ग्रीड है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने नेचर को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जैसे कि पेड़ हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर भी हम पेड़ काट रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम तो होगी। तो ये तो अपने लालच के लिए मनुष्य जो है ये डिप्लीशन कर रहा है रिसोर्सेज का। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न डिवाइडेड इनटू द सोसाइटी ऑफ द सेगमेंट्स हैव एंड हैव नॉट्स, यानी कि रिच एंड पुअर। हैव एंड हैव नॉट्स भी हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे कि पानी को वेस्ट करने का एग्जांपल ले लो आप। जिसके पास पैसा और पावर है वे अपने हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे कि रिच जो है वो ज्यादा पानी वेस्ट करता है, पुअर जो है उसके पास पानी की मात्रा ही कम है तो वो पानी कम वेस्ट करेगा। तो ये आपके आ गए डेवलपमेंट, दिस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आप आ जाइए इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से हमारी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए हैं। ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है बेटा? कि मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। यानी मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसका जिम्मेदार हम यूएसए को ठहरा देते हैं मान लो, और वहां रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है और सारी चीजें एनवायरमेंट नहीं बिगाड़ दी हैं, तो सभी सफर कर रहे हैं। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। करे तो एक, लेकिन उसका नतीजा एनवायरमेंट में है जो कि सभी भुगत रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बेटा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, हिमालयस पर जो स्नो होती है वो मेल्ट कर जाती है, फिर ओशंस में पानी भर जाता है, फिर छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो डूब जाते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हमने उसका लिए भी एक वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा वो होती है कि जो एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना फ्यूचर जनरेशंस को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यानी कि जैसे कि पानी खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचा के रखना है, जुडिशियस यूज करना है इसका। तो ये नीचे आपके आ गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। बेटा 100 देशों के हेड्स इकट्ठे हुए थे रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में। ये एक इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ये मैं आपको एक डायग्राम से समझा रही हूँ। इधर एजेंडा 21 क्या था ये अभी बताऊंगी। तो रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड कहते हैं समर्थन दिया इन्होंने द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। इन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट कर लिया। और ये एजेंडा 21 क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से। एक बात बता, वो पहला वो होना चाहिए बात करते हैं हम तो अच्छे मतलब आए था एजेंडा 21 इसको शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सुथरी लाग लगने हैं दे जब एक लाख खड़ा होगा मैं तो बंद रही अच्छे लगे करती बंदे ऐसो एजेंडा 21 दिखा रही हूँ बेटा मैं आपको अभी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। एजेंडा 21 क्या है? ये रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। इसमें 100 देशों ने भाग लिया था, 100 देशों के हेड्स ने। तो ये क्या था बेटा कि यहाँ पर एक साइन हुआ था डिक्लेरेशन। उन्होंने ये कहा था कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ यूएनओ ही अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या उन्होंने किया कि एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, कॉम्बैट कहते हैं युद्ध करना। तो इस तरह के जो चीजें हैं उन पे हम काबू पा सकें। तो ये उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया एजेंडा 21 का कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, तभी हम इन सारी चीजों पर दोबारा
अपने रिसोर्सेज को काबू में ला सकते हैं। तो इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual and shared responsibilities. So one major objective of the Agenda 21 is that local government should draw its own local agenda 21. तो लोकल गवर्नमेंट्स को ये अधिकार दे दिए गए कि यही अपनी लोकल 21 एजेंडा ड्रॉ करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, और रिसोर्स प्लानिंग में हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की हमें क्यों जरूरत होती है। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि इंडिया भारत में आप ले लें कि अगर हमें जुडिशियस यूज करना है इसका रिसोर्सेज का, तो डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं भारत में तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए। रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, कहते हैं हमारे कुछ एरियाज तो बहुत ज्यादा रिच हैं किसी रिसोर्स में, लेकिन दूसरे एरियाज हमारे डेफिसिट में भी हैं। तो देयर आर सम रीजंस which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some of vital resources. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है ये रिच इन मिनरल्स है, गोल्ड डिपॉजिट भी यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अगर हम चलें तो अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं है, लेकिन एबंडेंस ऑफ वाटर है। वाटर भी एक जो है हमारा रिसोर्स है, आपको मालूम है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम कई स्टेट्स में तो आपको कुछ और रिसोर्सेज मिलेंगे और दूसरी स्टेट्स में वो रिसोर्सेज ना मिलके कोई और रिसोर्सेज मिलेंगे। तो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, इसमें आप मिनरल्स बहुत सारे हैं, कोयले का भी डिपॉजिट है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर है और बट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जो कि बहुत लार्जेस्ट रिवर है, उसका जो पाथ है वो लार्जेस्ट है, उसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां पानी ही पानी दिखता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। राजस्थान जो है आपका ये सोलर और विंड एनर्जी में बहुत आगे है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मिलेगी, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में यहाँ कमी है। तो स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। तो अब लद्दाख की बात कर लो आप। लद्दाख में जो है ये लद्दाख तो वैसे ही कोल्ड डेजर्ट है हमारा और ये आइसोलेट है हमारी कंट्री में बाकी कंट्री से, ये सबसे ऊपर मिलता है मैप में अगर आप देखो तो सबसे ऊपर लद्दाख है। तो इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वाइटल मिनरल्स नहीं है। कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज तो है हमारा, लेकिन डेफिसिट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। तो हम कहेंगे कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो बेटा ये तो मैंने आज आपको यहाँ से पढ़ाया इतना, और अब हम कल पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कि हम कैसे रिसोर्स प्लानिंग करते हैं भारत में, रिसोर्सेज की प्लानिंग। तो दैट्स ऑल बेटा। इस बार आपने जो PT1 एग्जाम दिया था उसमें आपके कई बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, वेरी गुड, मेरी तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो नियर फ्यूचर में और भी अच्छे मार्क्स लेंगे बेटा। घर में बैठ के पढ़ें, ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है जो आपको इतना टाइम मिल गया घर पर बैठकर पढ़ने के लिए। आप अपने 10th क्लास की स्टडी करें घर पर बैठकर। दैट्स ऑल, थैंक यू बेटा।